नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर होने की याचिका को स्वीकार करते हुए हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 17 साल की सजा काटने वाले एक व्यक्ति को रिहाई दी। संजय पटेल को 16 मई 2006 को सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके द्वारा दायर अपील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में स्पेशल लीव पिटीशन को भी खारिज कर दिया था। 2021 में उन्होंने एक विविध आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उनकी जन्म तिथि 16 मई 1986 है और इसलिए अपराध करने की तिथि पर वो एक किशोर थे। उसने इस संबंध में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित हाई स्कूल के परिणाम जैसे विभिन्न दस्तावेजों पर भरोसा जताया। केरल की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक 53 वर्षीय व्यक्ति को 9 साल की बच्ची के साथ बार बार बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया और उसे आईपीसी की धारा 376 F1 नाबालिग से बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 LMP RW 6 और 9 LMP RW 10 के तहत दोषी पाया गया। व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश आर जयकृष्णन ने कहा कि आरोपी को सजा में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसने अपनी पोती के समान मासूम लड़की पर अत्याचार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में एडवोकेट ज्योति सिक्का की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। शासन सचिव प्रफुल्ल कमल ने इस आशय का पत्र उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय को भिजवाया। राज्य सरकार ने सरकारी वकील अमित शर्मा की नियुक्ति भी रद्द कर दी। दोनों सरकारी वकीलों को साल 2017 में नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में दोनों सरकारी वकीलों को उनके आचरण के लिए फटकार लगाई थी। सरकारी वकील अमित शर्मा 2 मार्च 2022 को याचिकाकर्ता राज्य यूपी वन विभाग के माध्यम से प्रभागीय वन अधिकारी लको और अन्य में कोर्ट में पेश हुए थे। लंच ब्रेक से पहले सत्र में उन्होंने जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ को सूचित किया कि ज्योति सिक्का अतिरिक्त महाधिवक्ता इस मामले में पेश होंगी और मामले को संशोधित कॉल में लिया जाना चाहिए क्योंकि वो किसी अन्य मामले में व्यस्त है। पीठ ने 21 दिसंबर 2021 को रजिस्ट्री को स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक कार्यवाही दर्ज करने और आगे की जांच के लिए वीडियो को संरक्षित करने और वीडियो को इंटरनेट से हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने CBCID को प्राथमिकी दर्ज करने और प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया था। संथाना कृष्णा के खिलाफ आईपीसी की धारा 228, 292 2A और 294A और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67A के तहत अपराध के लिए रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जस्टिस PN प्रकाश और जस्टिस AA नक्कीरन की मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में तमिलनाडु और पुद्दुचेरी बार काउंसिल में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील RD संथाना कृष्णन को 2 सप्ताह के लिए साधारण कारावास और 6,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। RD संथाना कृष्णन को 20 दिसंबर 2021 को वर्चुअल अदालती कार्यवाही में भाग लेने के दौरान एक महिला के साथ कनूडलिंग करते देखा गया। उक्त घटना की वीडियो क्लिपिंग वायरल हो गई और अदालत ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आयोजकों को 16 अप्रैल को बेंगलुरु करागा उत्सव के रूप में लोकप्रिय करागा महोत्सव में रात भर जुलूस निकालने की अनुमति दी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस SR कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने 3 मार्च के अपने अंतरिम आदेश को संशोधित किया जिसमें बेंच ने निर्देश दिया था कि जुलूस, विरोध आदि किसी भी समूह, राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा आयोजित नहीं किए जाने चाहिए। आयोजकों धर्मराय स्वामी मंदिर की प्रबंध समिति ने अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता S विवेक रेड्डी ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3 मार्च 2022 करागा उत्सव आयोजित करने के लिए आवेदक के रास्ते में आ रहा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। उक्त त्योहार कर्नाटक राज्य में 300 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ मनाया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत 8 साल से हिरासत में रहे अंडर ट्रायल आरोपी को जमानत दी। जहीर हक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 10, 13, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20, 23 और 38 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी के संबंध में 8 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ 17 सितंबर 2014 को चार्जशीट दायर की गई थी। 29 जनवरी 2018 को आरोप तय किए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके खिलाफ उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के विवाह भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों के खिलाफ हैं और भारतीय कानूनों के अनुसार अमान्य होंगे, जिन्हें एक पुरुष और एक महिला की अवधारणा अस्तित्व को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की खंडपीठ के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया है। पीठ एक मां की तरफ से दायर एक हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपनी बेटी 23 वर्षीय की कस्टडी की मांग की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसकी बेटी को एक अन्य महिला 22 वर्षीय संजना प्रतिवादी नंबर 4 ने अवैध रूप से अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी अपीलकर्ता के लिए एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया की नियुक्ति की कमी के कारण ट्रायल खराब नहीं हुआ, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी की समझने और संवाद करने की क्षमता के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि चूंकि अदालत के समक्ष कोई भी आवेदन उसकी संतुष्टि या आरोपी के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया की सेवाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए पेश नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आरोपित अपीलकर्ता के विरुद्ध न्यायिक अधिनियम की नियमितता के संबंध में एक अखंड कानूनी धारणा काम करेगी। उल्लेखनीय है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के दृष्टांत ई के अनुसार एक कानूनी धारणा है कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दोषी अपीलकर्ता द्वारा अपने बचाव में दिए गए सभी तर्कों को स्पष्ट रूप से सुना। जहां तक घटना को देखने के लिए गवाहों को प्रकाश की अनुपस्थिति के संबंध में तर्क दिया गया, अदालत ने कहा कि घटना वर्ष 2004 की है। तब तक उन क्षेत्रों में मशालों की उपस्थिति जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है, जैसा कि संबंधित गांव है, एक सामान्य बात है। निचली अदालत ने अपना फैसला लिखते हुए अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वो बहरा और गूंगा होने के कारण अदालत के सामने अपना बचाव ठीक से नहीं कर सकता। निचली अदालत के आदेश और फैसले को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। जब तक वे पीड़िता को बचा पाते वो मर चुकी थी और अपीलकर्ता भाग चुका था। PW3 ने ये जानकारी मृतक के भाई PW1 मुखबिर सुरेंद्र सिंह को दी, जो इस खबर की पुष्टि करने के लिए मृतक के घर गया। वहां अपनी बहन को मृत पाकर उसने 28 जून 2004 को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 के तहत स्टेशन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उस पर मुकदमा चलाया गया और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा 2006 में निचली अदालत ने उसे दोषी पाया, क्योंकि यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्थापित किया गया कि घटना की रात अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता की बड़ी बहन बंसोबाई मृतक की शादी अपीलकर्ता चरण सिंह से हुई थी, जो मृतक पर शक करता था और ताना देता था। वो उसके साथ क्रूरता से पेश आता था और अक्सर उससे झगड़ा करता था। 27 जून 2004 की शाम को मृतक और आरोपी का झगड़ा हुआ और उसी रात करीब 2 बजे मृतक के पड़ोसियों दर्शन सिंह PW3 और परसा सिंह PW4 ने अपीलकर्ता दोषी की झोपड़ी से आ रही आवाजों को सुना, जिस पर दोनों ने मौके पर जाकर देखा कि अपीलकर्ता मृतक का गला घोंट रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता दोषी द्वारा आपत्तिजनक परिस्थितियों की श्रृंखला को समझाने के लिए कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने पर वर्ष 2004 में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने विशेष रूप से देखा कि दोषी अपीलकर्ता की ओर से कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया,
कि वो कहीं और रहता था या कहीं और लाभ के लिए काम करता था, जिस कारण वो रात को अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।